पढ़ने जा रहे हैं ली चैटेरियल प्रिंसिपल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। सॉरी, कंसंट्रेशन। सपोज एक रिएक्शन है हमारे पास, इसमें ये ए है रिएक्टेंट और बी है प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं डेफिनेशन क्या। ली चैटेरियल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मतलब कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है और हम इक्विलिब्रियम पे उस रिएक्शन में या तो वॉल्यूम चेंज करें या कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजेस लाएं या फिर प्रेशर चेंज करें, तो रिएक्शन उस चेंज को अपोज करना चाहती है जिससे कि वापस इक्विलिब्रियम अचीव हो सके। तो आइए देखते हैं इसमें। केस 1, सपोज हमने रिएक्टेंट ए को डाल दिया, मतलब ए इज एडेड। तो केसी शुरू में क्या था, केसी की वैल्यू थी B/A। तो अब हमने ए को डाल दिया, तो ए को हमने डाल दिया तो ए इंक्रीज हो गया। तो ऐसा क्या होगा कि वापस से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। अब केसी की वैल्यू तो यहाँ कांस्टेंट रहेगी, तो रिएक्शन बैकवर्ड होगा। सॉरी, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होगा तो बी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा तो इक्विलिब्रियम वापस से अचीव हो जाएगा। तो मतलब केसी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। केस 2, अगर B इज एडेड, मतलब हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो इसमें रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड क्यों जाएगी? क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अगर ऐड हो रहा है तो रिएक्शन ऐसा कुछ करेगी कि प्रोडक्ट बनना कम हो जाए, तो उसी मतलब तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी इस केस में। केस 3, अगर A इज रिमूव्ड, मतलब हम यहाँ इस थर्ड केस में देख रहे हैं कि अगर A को रिमूव कर ले, मतलब रिएक्टेंट को थोड़ा कम कर दें, तो अगर रिएक्टेंट को कम करेंगे तो ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अनुसार रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो रिएक्शन ऐसा कुछ करना चाहिए कि वापस से रिएक्टेंट ज़्यादा बने, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी। तो इस केस में बैकवर्ड होगा। केस 4, B इज रिमूव्ड, अगर B को रिमूव करें, मतलब प्रोडक्ट को हम रिएक्शन से कम कर रहे हैं, तो उस प्रिंसिपल ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अनुसार प्रोडक्ट अगर कम हो रहा है तो ऐसा रिएक्शन ऐसा करना चाहिए कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो फॉरवर्ड जाएगी। तो जैसे कि हमने 4 केसेस स्टडी किया, इसमें 2 केसेस में रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है और 2 केसेस में फॉरवर्ड जा रही है। तो केस 1 और केस 4 में रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो ये दोनों हमारे फेवरेबल केसेस हैं, मतलब इससे मतलब हम रिएक्शन में ईल्ड ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों केसेस को ध्यान से देखें तो केस 1 में हमने ए को ऐड किया, मतलब रिएक्टेंट हम ऐड कर रहे हैं,
और केस फोर्थ में प्रोडक्ट को हम निकाल रहे हैं। तो इनमें से ज़्यादा फेवरेबल कौन हो सकता है? अब इसमें देखिए, जैसे रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो इसमें हम एक्स्ट्रा इनपुट डाल रहे हैं, तो और लेकिन इस केस में हम प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, तो ये ज़्यादा आसान है। तो इंडस्ट्री में इसी केस को यूज़ करते हैं, मतलब प्रोडक्ट निकालते हैं तो उससे रिएक्शन की यील्ड बढ़ जाती है और रेट बढ़ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बॉन्ड हैबर प्रोसेस। इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में हम अमोनिया को एक साइड से रिमूव करते जाते हैं, जिससे रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है और यील्ड अच्छी आती है। तो अमोनिया को हम रिमूव करते जाते हैं, धीरे धीरे रिमूव करते जाते हैं। इस इफेक्ट पे सपोज एक रिएक्शन है A2B और इसमें दे रखा है कि स्टार्टिंग में A के 1 मोल है और B के भी 1 मोल है। सॉरी, इक्विलिब्रियम पे 1 मोल है, स्टार्टिंग में नहीं। तो इक्विलिब्रियम मान लीजिए इसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो गई और A और B दोनों के 1-1 मोल है इक्विलिब्रियम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Kc निकालते हैं हम। तो Kc क्या हो जाएगा? B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। अब सपोज क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 मोल्स ऑफ A आर एडेड। मतलब इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद हम 2 मोल A की ऐड कर रहे हैं, तो हम रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हैं। तो इस साफ पता चल रहा है कि रिएक्टेंट अगर बढ़ रहा है तो रिएक्शन कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिएक्टेंट कम हो, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो अब कितना हो गया? 1 + 2 मोल हो गया, मतलब, और तो 3 मोल्स हो गए इसके। तो सपोज 3 में से x मोल गया तो इसमें 1 + x हो जाएगा। तो वापस और Kc का एक्सप्रेशन लिखे हम तो ये हो जाएगा 1 + x अपॉन 3 - x। और Kc की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 होगी। तो यहाँ से x हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली A का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 3 - x दैट इज इक्वल टू 3 - 1 2। और B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1 + x इक्वल्स टू 1 + 1 बराबर 2। तो वापस मतलब अगर हम A की 2 मोल्स को ऐड करें तो कौन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वापस से रिएक्शन ऐसा कुछ करना चाहिए कि इक्विलिब्रियम वापस से अचीव हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम इस केस में रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो गई, जिससे रिएक्टेंट कम हो जाए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 3 मोल्स से यहाँ पे 2 मोल्स हो गए और B बढ़ गया, 2 मोल्स हो गया। इसको हम एक और तरीके से चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी। एक टर्म होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट QC रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन की रेशियो होती है किसी भी टाइम पे, वो इक्विलिब्रियम हो या ना हो। तो जैसे कि हमने A को 2 मोल ऐड किया तो उस समय हम निकालते हैं QC की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे B की कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। तो B की कॉन्सेंट्रेशन तो 1 मोल थी, उसमें तो हमने कुछ ऐड करा नहीं था। और A में 2 मोल ऐड करे थे तो A की कॉन्सेंट्रेशन 3, तो QC की वैल्यू 1/3 है। और Kc हम निकाल चुके हैं, Kc की वैल्यू 1 है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो QC इज़ लेस देन Kc, क्योंकि 1/3 इज़ लेस देन 1। तो इससे साफ बात चल रहा है कि QC की वैल्यू Kc से कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो ऐसे ही पता कर सकते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सपोज एक रिएक्शन है कार्बन प्लस CO2 gives CO2 गैस टू कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सपोज इसमें हमने कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो क्या Kc पे इफेक्ट होगा? नहीं, क्योंकि कार्बन यहाँ सॉलिड स्टेट में, तो इसका कोई रोल नहीं होता है Kc के एक्सप्रेशन में।
Kc हम उसी का लिखते हैं जिसकी एक्टिविटी चेंज हो, जिसकी एक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो कार्बन किसी भी चीज़ अगर कोई लिक्विड फेज में, सॉलिड फेज में, तो उसको ऐड करने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, Kc की एक्सप्रेशन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ हम लिखते हैं इफ़ कार्बन इज एडेड देन नो चेंज इन Kc और Kp। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, अगर सॉलिड सब्सटेंस अगर है रिएक्शन में, उसको हम ऐड करते हैं या कम करते हैं तो उससे Kc और Kc पे कोई चेंज नहीं होता है। हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम प्रेशर चेंज कैसे करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें एक पिस्टन अटैच्ड है, ये पिस्टन है, इसमें रिएक्शन मिक्सचर है, सपोज रिएक्शन हो रही है A2B, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंटेनर है और इसमें पिस्टन लगा है, तो इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है इस टाइम पे। तो मान लीजिए हम पिस्टन को प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम कंप्रेस होगा, तो इससे प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल्स भी अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि ये गैस लॉ होता है PV बराबर nRT। तो ये तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो अगर इसको कंप्रेस करके वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, मान लीजिए प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो उस ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अनुसार रिएक्शन उस साइड जाना चाहेगी जिस तरफ प्रेशर कम हो। तो एक और ये प्रेशर कम हो तो उस, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3, इसमें सब गैस फेज में। मान लीजिए ये एक रिएक्शन कंटेनर में, उसके हम प्रेशर हमने बढ़ा दिया, तो इसमें ज़्यादा मोल्स किधर है, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड में। तो इधर 4 मोल्स हैं इधर, और इधर 2 ही मोल है, तो रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा मोल्स हैं। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड जाना चाहेगा जिधर प्रेशर कम हो, और प्रेशर कम हो मतलब मोल्स जिधर कम हो, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहिए इधर, तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस साइड में जाना चाहेगा जिस तरफ मोल्स कम है, मतलब रिएक्टेंट साइड में मोल्स कम है, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में देखें तो इधर भी एक प्लस एक 2 मोल्स है, इधर भी 2 मोल्स है, तो इसमें प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे भी तो कोई चेंज नहीं होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर भी नहीं जाएगी, रिएक्शन उधर ही उसी जगह पे रहेगी। अब तो हमने देखा कि अगर हम पिस्टन को नीचे पुश कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, अगर हम पिस्टन को रिलीज़ कर दें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उससे प्रेशर कम हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कम हो रहा है, तो सेम इसी एग्जांपल में देखते हैं, अगर प्रेशर कम हो रहा है
तो ली चैटरजी प्रिंसिपल के अनुसार रिएक्शन उस तरफ जाना चाहिए जिधर प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड में कम है, तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। और इसी तरह इसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में ज़्यादा है और रिएक्शन उस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो इसमें रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। सपोज वही एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें रिएक्शन मिक्सचर है। तो अगर हम इसको रिलीज़ करें तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो इन द सेंस प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा था, प्रेशर कम होने पे रिएक्शन उस साइड जाती है जिधर रिएक्शन प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों। तो प्रेशर कम होने पे हमने देखा था रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों। या इधर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन उस साइड प्रोसीड करती है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हों। तो वॉल्यूम का केस वही प्रेशर के इन्वर्स है, प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो सेम लॉजिक यहाँ लगा सकते हैं। और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटेगा और रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन इधर मोल्स कम होते हो। तो वॉल्यूम का केस सेम है, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जो प्रेशर के केस में हमने पढ़ा था सेम यहाँ उसका उल्टा कर देना है। अगर तीसरा केस हम पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस उसको कहते हैं जो रिएक्ट नहीं करता है, मतलब 18th ग्रुप वाले एलिमेंट्स को, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, इसको इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो अगर इनर्ट गैसेस को हम किसी भी कंटेनर में कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करें तो उससे कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता केपी और केसी में। तो इफ़ इनर्ट गैसेस आर एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम then there is no effect। तो इनर्ट गैसेस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब चौथा हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो एक एक्सप्रेशन होता है ln k बराबर डेल्टा एस बाई आर, डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एंट्रोपी चेंज और
एंथैल्पी चेंज का के एक्सप्रेशन होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि के जो है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर इसमें केस लेके पढ़ते हैं हम पहले। केस 1, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक इसलिए कर रहे हैं कि इसमें हीट इसमें रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब इसमें हीट देना पड़ेगा रिएक्शन को कराने के लिए, इसलिए हम एंडोथर्मिक कर रहे हैं, मतलब हीट इज रिक्वायर्ड। तो हीट रिक्वायर्ड चाहिए। तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा और हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो यहाँ देख सकते हैं अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये टोटल एक्सप्रेशन कम हो जाएगा। तो टोटल एक्सप्रेशन कम हो जाएगा और ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये टोटल चीज़ बढ़ जाएगी, तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो फिर से देखते हैं, अगर यहाँ इस केस लिए हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी और ये नेगेटिव साइन के साथ है तो ये टोटल एक्सप्रेशन इस साइड में जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो के की वैल्यू बढ़ जाएगी, के की वैल्यू बढ़ जाएगी तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, या कह सकते हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। दूसरा केस लेते हैं, अगर टी कम हो जाएगा तो टी कम हो जाएगी तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये नेगेटिव साइन के साथ है तो टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो के की वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। अब दूसरा केस देखते हैं इसमें। केस 2, अगर रिएक्शन डेल्टा एच लेस देन 0 मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने से मतलब है कि रिएक्शन में मतलब हीट रिलीज होगी, मतलब रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो हीट रिलीज होगी बाहर, तो हीट इज रिलीज्ड। तो इसमें डेल्टा एच लेस देन 0, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये टोटल एक्सप्रेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये ओवरऑल इस साइड के एक्सप्रेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अगर टी बढ़ेगा तो इस केस में ये एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है तो टोटल के की वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, या कह सकते रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। पहला पढ़ा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, मतलब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, उसी हिसाब से फिर रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड होता है। या और दूसरा हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, अगर किसी कंटेनर में रिएक्शन मिक्सचर है तो हम अगर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पिस्टन बढ़ाते या घटाते हैं तो उस हिसाब से रिएक्शन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तो फिर वापस से उसको अपोज करके वापस अचीव होना चाहता है। तीसरा हमने देखा वॉल्यूम चेंज मतलब प्रेशर के ही इन्वर्स है, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, तो उसका भी वही लॉजिक है। फिर हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज के से क्या होता है। टेम्परेचर चेंज होने से ये भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, तो उस हिसाब से फिर के की वैल्यू चेंज होती है।
अब फाइनली हम एक पढ़ेंगे और एक भी ये हमने देखा था कि इनर्ट गैस के एडिशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो इनर्ट गैस एडिशन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो सबसे पहले ये जानते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। तो हमारे बॉडी में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन बॉडी के रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, या ऐसे यूँ कह सकते हैं कि जो जिस टेम्परेचर पर उस रिएक्शन को होना चाहिए उसको काफ़ी कम कर देते हैं। जैसे कि हमारे बॉडीज़ में रिएक्शन अगर एंजाइम्स के बिना होते तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होते, लेकिन एंजाइम्स होने के चलते हमारे जितने भी रिएक्शंस बॉडी में होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाते हैं। तो ये रोल होता है कैटलिस्ट का। तो डिफिनेशन लिखता हूँ। कैटलिस्ट इट इज़ कंपाउंड or element which does not participates in the reaction but increases the rate of reaction। तो ये होता है, जैसे कि आइए इसको एक ग्राफ के जरिए से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है और ये ग्राफ है, ये है रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं एनर्जी डायग्राम कहते हैं। ये एनर्जी है इस एक्सिस पे और ये रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस। तो ये एनर्जी डायग्राम है रिएक्शन का। इस वाई एक्सिस पे हम एनर्जी को ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस ले रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट है, फिर वापस रिएक्टेंट है, फिर एनर्जी उसकी बढ़ी, फिर जाके वापस प्रोडक्ट बन गया जो स्टेबल है। तो अगर ये रिएक्शन तब हो रहा है जब हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। कैटलिस्ट यूज़ करने से क्या होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब अगर कैटलिस्ट यूज़ करें तो ये पाथवे हो जाएगा। तो कैटलिस्ट टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एक नया लो एनर्जी पाथवे बना देता है रिएक्शन करने का। तो ये हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिएक्शन होता है अमोनिया और हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, विच गिव्स अमोनिया। तो ये रिएक्शन अगर हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करें तो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम इसमें आयरन यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट आयरन यूज़ करते हैं Fe। तो इस आयरन यूज़ करने से रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसको हम आयरन नहीं यूज़ करने से रिएक्शन बहुत फिजिबल नहीं हो पाएगा। तो ये होता है।